पूरे यूरोप में जिन लोगों ने उन सुर्ख सिग्नलों को देखा वो फौरन तैयार हो गए। रूम के डॉक्टर रिको ने बीवी को खुदा हाफिज कहकर गैराज का रुख किया जहां दो कारें खड़ी हुई थी। एक पुरानी फिएट थी जिसका रंग जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उस कार की डिक्की में उसका मेडिकल बैग भी रखा हुआ था और उस बैग की रंगत भी जगह जगह से उड़ी हुई थी। अगरचे गुज़श्ता बरसों में डॉक्टर रिको इस बैग पर कई बार पॉलिश कर चुका था, लेकिन अब पॉलिश भी उस पर असर नहीं करती थी। चमड़ा जगह जगह से चटक गया था। उस बैग से डॉक्टर रिको को बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि ये 20 साल कबल ग्रेजुएशन के मौके पर उसे तोहफे में मिला था और इस बैग को साथ रखते हुए उसे हमेशा खुशी महसूस होती थी। हफ्ते में 3 दिन तक ये बैग उसके साथ रहता था क्योंकि ये 3 दिन रोम के एक मजाफाती इलाके में वाक़े क्लिनिक के लिए वक्फ थे। डॉक्टर रिको ने ये क्लिनिक गरीबों के लिए बनवाया था। उसने बैग पर हाथ फेरते हुए डिक्की बंद कर दी और फिएट में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इंजन ने कई बार स्टार्ट होने से इनकार किया मगर आखिर हार मान गया और हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। लेकिन उसी लम्हे गैराज के अंदर दीवार पर अचानक एक सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। ओह! डॉक्टर रिको की नजरें उस बल्ब पर जम गईं, जो बार बार जल बुझ रहा था। उसने इंजन बंद कर दिया। उसके जिस्म में सनसनी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। डॉक्टर रिको ने बल्ब को बगौर देखा, इंजन बंद किया और रुमाल से पसीना पोंछने लगा। उसने जहन पर जोर दिया। पहले मिलने वाली हिदायत के एन मुताबिक जल बुझ रहा था। पहले 2 मरतबा जला बुझा, फिर वक्फा हुआ, इसके बाद 5 मरतबा चमका, वक्फा भी तवील हुआ और इसके बाद एक बार जोर से चमक कर बुझ गया। डॉक्टर रिको ने अब भी अपनी जगह से हरकत ना की बल्कि बल्ब को घूरता रहा। ठीक 30 सेकंड बाद बल्ब उसी तरतीब से जलने बुझने लगा। 20 साल बाद रिको ने गर्दन से पसीना पोंछते हुए कहा, इसका मतलब है कि काम शुरू हो गया। उसने स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रख कर बहुत तेजी से सोचा। उसे हिदायत बहुत वाज़े तौर पर याद थी। सिग्नल मिलते ही ताखिर ना की जाए। ओह, मैं ताखिर कर रहा हूँ, उसने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। फिर पलटकर इग्निशन से चाबी निकाली, डिक्की खोलकर बैग वापस रखा और दूसरी कार की तरफ बढ़ गया। ये नई चमकती दमकती हुई सेडान थी। उसकी डिक्की में एक बिल्कुल नया कार की तरह चमकता हुआ मेडिकल बैग रखा हुआ था। उसके नुकरई हैंडल की चमक अंधेरे में भी वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। उसने ये बैग और कार 6 माह कबल ही खरीदी थी। दर हकीकत वो हर 6 माह बाद बैग और हर साल कार तब्दील कर दिया करता था। उसके अमीर मरीजों को ऐसा कीमती बैग और नई कार देखते ही उसकी सलाहियत पर एतमाद हो जाता था, जबकि उसके गरीब मरीज पुराना बैग और पुरानी कार देखकर उससे बेतकल्लुफ होने में देर नहीं लगाते थे। डॉक्टर रिको ने सीडान के इग्निशन में चाबी घुमाई तो कार हल्की सी आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके घर में वापस आ गया। उसके चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी। उसकी महबूब बीवी उसे वापस आते देखकर हैरत ज़दा रह गई। क्या हुआ रिको, क्या कुछ भूल गए? उसने किचन से निकलते हुए पूछा। वो खूबसूरत और इंतहाई वफादार औरत थी जिसे रिको की सीडान से ज्यादा, फिएट और नए बैग से ज्यादा पुराने बैग से प्यार था। हाँ, तुम्हें खुदा हाफिज कहना भूल गया था। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। ओह, आज बहुत शोख लग रहे हो। वो बड़ी मोहब्बत से बोली। खुदा हाफिज कह तो चुके थे, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? रिको ने अजीब से लहजे में कहा, लेकिन उसकी बीवी ने उसके बदले हुए लहजे को महसूस नहीं किया। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने मरीजों से ज्यादा मुझे चाहते हो और मेरे मरीज बन गया। हाँ, मैं तुमसे आखिरी सांस तक मोहब्बत करता रहूंगा, उसने खोए खोए अंदाज में कहा। खुदा हाफिज डार्लिंग, रिको ने पलटकर कहा और वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके महबूब शोहर की आंखों में आंसू मचल रहे हैं। उसने किचन की खिड़की से झांक कर देखा तो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। रिको आज खिलाफ मामूल फिएट की बजाय सीडान में जा रहा था। हालांकि आज फिएट का दिन था, यानी गरीबों के इलाज की बारी थी। उसे इल्म था कि रिको भी सीडान और अमीर मरीजों से नफरत करता है, लेकिन उसे गरीबों का क्लिनिक चलाने के लिए अमीरों का इलाज भी करना पड़ता है ताकि मजाफाती क्लिनिक में आने वाले गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। वेटिकन से सिर्फ चंद फरलांग दूर डॉक्टर रिको जब अपने प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल हुआ तो नर्स और रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। उन्होंने उसकी खिलाफ मामूल आमद पर कई सवाल कर डाले, लेकिन वो सिर्फ कंधे उचका कर रह गया। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने अपने नायब को फोन किया और उसे हिदायत की कि वो फ्री अस्पताल के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की खिदमत मुस्तकिलन हासिल कर ले। रिसीवर रखकर उसने पसीना पूछा, हाथ मुंह धोया और फिर रूसी सिफारत खाने के नंबर मिलाने लगा। ओह रिको, क्या हाल है? उसका नाम सुनते ही रूसी सफीर ने मखसूस अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। उन दोनों में दोस्ती बेतकल्फी की हद को छूने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ, डॉक्टर रिको ने संजीदगी से जवाब दिया। ओह, कोई खास बात?
हाँ, तुम्हारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी मौसूल हुई है और मैं इस बारे में तुमसे खुल कर बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर रिको ने स्पॉट लहजे में कहा। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। ओह, क्या क्या कोई गड़बड़ है? सफीर की आवाज में लर्जिश नुमाया थी। ये बात मैं टेलीफोन पर नहीं बता सकता। तुम इसकी अहमियत अच्छी तरह समझते हो। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी आया। डॉक्टर रिको ने रिसीवर रख कर ऑफिस सेफ खोला, कोई चीज निकाली और मेडिकल बैग में रख ली। इसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठकर दोनों अंगूठों से कनपटियां दबाने लगा। गुज़िश्ता 20 साल के वाक़यात उसकी आंखों में फिल्म की तरह घूमने लगे। उसे बचपन, लड़कपन, जवानी, शादी सब कुछ याद आ गया और फिर वो गरीबों के उस क्लिनिक के बारे में सोचने लगा जिसे बनाने की ख्वाहिश उसे बचपन ही से थी। उस वक्त से जब उसका बाप घर में मर गया था, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास इलाज कराने के लिए रकम नहीं थी। रूसी सफीर सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। उसके साथ उसका वो खतरनाक मुहाफिज भी था जिसकी आदत हर शख्स को मशकूक नजरों से देखने की थी। वो कार पार्किंग से लेकर इमारत में दाखिल होने तक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता था। हत्ता कि कार के चलते हुए भी उसकी नज़र ड्राइवर और राहगीरों पर रहती थी। बाज़ औक़ात वो सफ़ीर को भी इस तरह देखने लगता जैसे वो खुदकुशी करने वाला हो। उसे केजीबी से ये हिदायत भी मिली थी कि वो न सिर्फ सफ़ीर को कत्ल होने से बचाए बल्कि खुदकुशी भी ना करने दे, क्योंकि इस तरह मुल्क का वकार मजरूह होगा। वो सफ़ीर के साथ साथ डॉक्टर रिको के कमरे में दाखिल हुआ। रिको ने सफ़ीर का बारी भरकम हाथ थामते हुए कहा, क्या आपका मुहाफिज बाहर इंतजार कर सकता है प्लीज? हाँ, क्यों नहीं? सफ़ीर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया और ये जानते हुए भी उसे बाहर जाने की हिदायत की कि वो केजीबी को तखलिये में इस मुलाकात से जरूर बाखबर कर देगा। लेकिन रिको के बारे में ये सफ़ीर और उससे पहले के सफ़ीर जो इतलात मास्को बेच चुके थे वो रिको के हक में थी और उसे रूस का दोस्त कहा जाता था, लिहाजा उसे ऐसी रिपोर्ट की फिक्र नहीं थी। वो कोई बहाना बना सकता था कि रिको ने तन्हाई में उससे मुनहरिफ होने और मास्को जाने की ख्वाहिश पर इब्तदाई बातचीत की है। मुहाफिज ने बाहर जाकर दरवाजे पर पोजीशन संभाली ताकि कोई अंदर न जा सके। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बड़ी नफरत से देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर भरमी और गुस्सा देखकर घबरा गई। मैं जानता हूँ कि तुम इतने मुज़तरिब क्यों हो रिको, सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मास्को जाने का फैसला कर रहे हो। अगरचे सफ़ीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि रिको ने उसके खून में न जाने कैसे जरासीम का पता चला लिया है। अभी तक कोई फैसला नहीं किया। रिको ने भी खुश दिली से जवाब दिया, कभी न कभी तो जरूर करोगे। रूसी सफ़ीर ने जोर दिया, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा फ्री क्लिनिक सब ये जाहिर करते हैं कि तुम प्रोतालिया के साथी हो। अपनी इन्हीं आदतों और फ्री क्लिनिक की वजह से मैं रूस नहीं जा सकता। रिको ने सफ़ीर को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा जो एक्सरे डिस्प्ले बोर्ड के बिलमुकाबिल रखी हुई थी। ग्लास स्क्रीन पर सीने का एक्सरे लगा हुआ था। रिको ने डिस्प्ले पैनल का स्विच ऑन किया और ऑफिस लाइट बुझा दी। ये तुम्हारे ताज़ा तरीन एक्सरे हैं, उसने धीरे से कहा। ये शदीद सर्दियों के ज़माने में उस वक्त लिए गए थे जब तुम्हें शदीद खांसी हुई थी। ये कहते हुए वो सफ़ीर की कुर्सी के साथ लग कर खड़ा हो गया और उंगली से एक्सरे की तरफ इशारा करने लगा। दोनों पेपरों के नीचे तुम्हें धब्बे नजर आ रहे होंगे। ये कहने के साथ ही उसका दूसरा हाथ मेडिकल बैग में रेंग गया। हाँ, सफ़ीर नन्हे नन्हे 2 धब्बे देखकर परेशान हो गया। इनका क्या मतलब है? डॉक्टर रिको के हाथ ने बैग में कुछ टटोला और फिर जब हाथ बाहर आया तो उसमें एक स्याह पिस्तौल दबा हुआ था। कुछ भी नहीं, रिको ने पजमुर्दा लहजे में कहा। ये एक्सरे तुम्हारा नहीं। ये कहकर उसने मेकानिकी अंदाज में पिस्तौल सफ़ीर की कनपटी से लगा दिया। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। रूसी सफ़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से बेयकीनी मुतरश्शिया थी। वो डॉक्टर रिको की इस हरकत को मजाक तस्वुर कर रहा था, लेकिन रिको का चेहरा स्पाट था। दफतन जोरदार धमाका हुआ। सफ़ीर की खोपड़ी फट गई और रिको को ये देखकर खुशी हुई कि 20 साल कबल मिलने वाला ये पिस्तौल अब भी काम कर रहा है। धमाके की आवाज रिसेप्शन रूम में भी सुनी गई। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। करख्त चेहरे वाला बॉडीगार्ड तीर की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना रिवॉल्वर भी निकाल लिया था, लेकिन उसे रिवॉल्वर इस्तेमाल करने की मोहलत न मिली। रिको ने दूसरी गोली अपनी कनपटी पर मार ली थी। पिस्तौल ने इस बार भी उसे धोखा नहीं दिया था। एडमिरल गेट की कार जो ही गेट में दाखिल हुई, उसकी नजर बरामदे में खड़ी लूसी पर पड़ी। लूसी को देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। लूसी उसकी बीवी थी। गेट को ऐसा कोई दिन याद न था जब वो घर पहुंचा हो और उसने लूसी को बरामदे में अपने इस्तकबाल के लिए मौजूद न पाया हो। गेट ने कार से उतरकर मुस्कुराते हुए लूसी का हाथ थाम लिया।
दिन कैसा गुजरा हनी? लूसी ने उसके हाथ से ब्रीफ केस लेते हुए पूछा। रोज जैसा। गेट ने कंधे उचकाए और उसके साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ मामूल के मुताबिक गर्म गर्म कॉफी उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए लूसी की तरफ देखा और सोफे पर बैठ गया। ये दोनों मियाँ बीवी का मामूल था कि गेट जो ही घर में दाखिल होता, सबसे पहले वो ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफी से शुगल करने के साथ साथ मौसम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी करते थे। अरे हाँ गेट, तुम्हारे लिए मिसेज ओरली का पैगाम है, लूसी ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। कौन ओरली? एडमिरल गेट ने चौंक कर पूछा। हमारे पड़ोसी। ओह अच्छा, वो बूढ़ा फ्रांसीसी यहूदी जोड़ा? एडमिरल गेट ने कहका लगाकर कहा। क्यों, उन्हें क्या तकलीफ है? उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम फौरन उनसे मिल लो, बाज अहम उमूर पर बात करनी है। अहम उमूर? मैं समझा नहीं। एडमिरल गेट ने बीवी को सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। जवाबन लूसी सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। एडमिरल गेट कॉफी खत्म करते ही ओरली से मिलने चल दिया। बूढ़े ओरली को अमेरिका आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। पेरिस में उसका अच्छा खासा कारोबार था। दोनों मियाँ बीवी दुनिया की सियाहत के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें अमेरिका इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ अरसे वहीं रहने का फैसला कर लिया और रिहाइश के लिए एडमिरल गेट के बराबर वाला मकान खरीद लिया। ये उन दिनों की बात थी जब एडमिरल गेट बहरिया से फारिग होने की तैयारी कर रहा था। कॉल बेल के जवाब में बूढ़ा ओरली ही उसके इस्तकबाल के लिए निकला था। एडमिरल को देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो एडमिरल, उसने अपना राशाज़दा हाथ एडमिरल गेट के हाथ में देते हुए कहा और उसे लिए हुए ड्राइंग रूम में आ गया। बैठो। क्या पियोगे एडमिरल? कुछ नहीं शुक्रिया। आप फरमाएं, मुझे किस सिलसिले में याद किया? एडमिरल ने ड्राइंग रूम का जायजा लेते हुए कहा, जो काफी नफासत से सजा हुआ था। एडमिरल, तुम्हें याद है जब तुम कैप्टन थे तो पेरिस गए थे? हाँ, क्यों? एडमिरल गेट ने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए कहा। फिर तुम्हें वो शाम भी याद होगी जब वियतकांग के एक हामी ग्रुप ने तुम्हें अगवा कर लिया था? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या मालूम? एडमिरल गेट ने बूढ़े को मुश्तबा निगाहों से देखते हुए पूछा। बस सिर्फ एक बात और एडमिरल। बूढ़ा एडमिरल की कैफियत पर मुस्कुराते हुए बोला। सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें उनके चुंगल से किसने रिहाई दिलाई थी और क्यों? एडमिरल गेट ने एक तवील सांस लेकर आंखें मोड़ ली और बोला, एक रूसी जवान ने जो नया नया केजीबी का एजेंट बना था। एक रात मैंने एक कैनूस में उसकी माली इमदाद की थी। बहुत अच्छा नौजवान था, मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ। वो भी तुम्हारा बहुत एहतराम करता है एडमिरल वान गेट, बूढ़े ने बदली हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही एडमिरल एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की हरगिज नहीं थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर बूढ़े को घूर रहा था। तुम एडमिरल ने हकलाते हुए कहा। एडमिरल? हाँ, मैं वही नौजवान वेस्ली कार्बिनोफ हूँ एडमिरल, बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला। ओह वेस्ली, लेकिन ये सब क्या है? एडमिरल ने हैरत ज़दा होते हुए कहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि केजीबी का एजेंट उसके पड़ोस में रहे और उसे खबर ही ना हो। मैं तुम्हारे घर में ही तुमसे मिलता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की दीवारों के भी कान हैं और वहाँ होने वाली गुफ्तगू CIA के हेडक्वार्टर में सुनी जाती है। वेस्ली ने संजीदा लहजे में कहा। ये अमेरिका है वेस्ली, मास्को नहीं। जहाँ तंज नहीं एडमिरल, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक जासूस ने आज से पहर रोम में हमारे सफीर को क्यों कत्ल किया? उसने एडमिरल को दुरुस्त अंदाज में घूरते हुए कहा। एडमिरल उसके अंदाजे गुफ्तगू पर पहलू बदल कर रह गया। उसे वेस्ली का लहजा पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और बोला, मैं समझा नहीं कार्बिनोफ, मैं वजाहत किए देता हूँ। कार्बिनोफ कुर्सी पर आगे झुकते हुए बोला, आज रोम में तुम्हारे सफीर को एक अतालवी डॉक्टर ने कत्ल कर दिया है और कातिल तुम्हारा आदमी है।